हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कल का जो टॉपिक था उससे आगे। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान को लेकर के, जिसमें पहले हमने बात की मनोविज्ञान के विकास को लेकर के, और कल की क्लास में हम बात कर रहे थे आधुनिक मनोविज्ञान को लेकर के, किस तरह से आधुनिक मनोविज्ञान बना और किस तरह से आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा विभिन्न प्रकार से स्पष्ट हुई। अब वहाँ पर हम बात कर रहे थे अलग अलग विद्वानों के द्वारा किस तरह से आधुनिक मनोविज्ञान को जो है परिभाषित किया गया। वहां तक की चर्चा के बाद हमारा पिछली क्लास का टॉपिक पूरा हो गया था। उससे आगे आज हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो मूल पाठ है या हमारा जो मूल विषय है पाठ्यक्रम में वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है पिछला अर्थ देखा किसका, मनोविज्ञान का। अब हमें यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का यदि अभिप्राय चाहिए तो हमें किसका अर्थ भी देखना पड़ेगा, शिक्षा शब्द का अभिप्राय भी देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा की अवधारणा को लेकर के, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा की अवधारणा। दोस्तों शिक्षा क्या है, शिक्षा का विचार कहाँ से आया, कब आया, इसको लेकर के हमें यहाँ पर जानना है। और फिर हम बात करेंगे वर्तमान में शिक्षा का अभिप्राय लोग किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा का मतलब होता क्या है। अगर हम सामान्य रूप से शिक्षा शब्द के अर्थ को लेकर के यदि हम बात करें तो शिक्षा जो शब्द है इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में प्रत्यय लगने से बना है और इसका मतलब होता है सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया होता है, सिखाने की क्रिया। लेकिन यहाँ पर सीखने सिखाने की क्रिया जो है इसका वास्तविक अभिप्राय नहीं है। अगर हमें इसके वास्तविक अभिप्राय को जानना है, वास्तविक अभिप्राय को समझना है तो इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे मनोविज्ञान को आधुनिक समय में व्यवहार के अध्ययन के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका वर्तमान जो अभिप्राय है वो पुराने समय के अभिप्राय से बदला हुआ अभिप्राय है। ऐसे ही शिक्षा क्या है इसको लेकर के भी हमें किस में जाना पड़ेगा, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। दोस्तों शिक्षा के इतिहास में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो शिक्षा शब्द का आगमन जो है कब हुआ, कैसे हुआ। तो शिक्षा शब्द का आगमन जो हुआ वो हुआ वैदिक काल में। वैदिक काल जो है उसमें शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। और आपको ये भी विदित रहे दोस्तों, भारत देश जो है दुनिया का पहला देश है जहां पर शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। और भी देखिए, हम लोग यदि राजस्थान के निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी अगर हम राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान वालों के लिए और भी इसमें खास बात है कि राजस्थान में सबसे पहले शिक्षा शब्द का आगमन हुआ था। और राजस्थान में भी यदि आप बीकानेर संभाग के हैं तो दोस्तों बीकानेर दुनिया का वो क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले शिक्षा शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। दरअसल ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वेदों की जो रचना हुई उसमें से पहला जो वेद था ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर शिक्षा शब्द का उपयोग हुआ। और ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना जो है वो कहां पर की गई थी, वो की गई थी उस जमाने में सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। जैसा कि आपको विदित है सरस्वती नदी जो है जांगल प्रदेश में बहा करती थी, जिसको वर्तमान बीकानेर क्षेत्र कहते हैं। आज वो विलुप्त प्राय है, लेकिन वहां पर बहने वाली नदी के तट पर बैठकर ऋग्वेद की ऋचाएं जो है वो लिखी गई, उनकी रचना की गई। और उन ऋचाओं की जो रचना की गई उसी में किसका आगमन हुआ, शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि वैदिक काल में शिक्षा शब्द का आगमन हुआ। वैदिक काल को लेकर के जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो वैदिक काल जो था, इस वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो किसी स्कूल या आज की तरह किसी कॉलेज में नहीं मिलती थी। उस समय शिक्षा के केंद्र होते थे गुरुकुल, यानी गुरु के जो आश्रम होते थे, गुरु के आश्रम जिसको हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं, उस गुरु के आश्रम के अंदर क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। वहां पर आज की तरह कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था।
आज की तरह कोई ऐसा विचार नहीं होता था। वहां क्या होता था, गुरु के आश्रम में जब एक बालक जाता था तो उस बालक के मन मस्तिष्क में, उसके व्यवहार में, उसके कार्यों में जो बुराइयां होती थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता था, और अच्छाइयां क्या है या अच्छाइयां क्या होनी चाहिए व्यक्ति के व्यवहार में, वो उसके व्यवहार में पैदा करने का प्रयास किया जाता था। इसका मतलब ये था कि उस समय गुरु के आश्रम में शिक्षा जो थी उसके द्वारा बालक का जो व्यवहार होता था, बालक का व्यवहार, उस व्यवहार में परिमार्जन लाने का प्रयास किया जाता था। परिमार्जन लाने का प्रयास किया जाता था। अब परिमार्जन क्या है? परिमार्जन का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार को मांजना। जैसे कि भोजन करने के बाद में बर्तन जो होते हैं वो मैले हो जाते हैं, उनको दोबारा से काम में लेने से पहले उनको मांजा जाता है, उनको स्वच्छ किया जाता है, तो उनमें एक चमक आ जाती है। वैसे ही एक बालक या व्यक्ति के व्यवहार में जो खामियां होती है, जो बुराइयां होती है, जो कमियां होती है, उनको दूर करना और अच्छाइयों को उसके व्यवहार में पैदा करना, ये खास बात होती थी शिक्षा की। इसलिए शिक्षा क्या करती थी? व्यवहार में परिमार्जन लाती थी। तो प्राचीन काल के अनुसार यदि हम देखें, वैदिक काल के अनुसार हम देखें, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा अपने आप के अंदर व्यवहार में परिमार्जन लाने का साधन है। शिक्षा अपने आप में क्या है? व्यवहार में परिमार्जन लाने का साधन है, व्यवहार में जो है परिष्कार लाने का साधन है। अब देखिए, जो शिक्षा होती है जो व्यवहार में परिमार्जन लाने का काम करती है, इस शिक्षा का धीरे धीरे वर्तमान युग के अंदर जो व्यवहार आया, या वर्तमान युग में ये शिक्षा का जो आगमन हुआ, ये आज हम किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ने वाले बालक के लिए कहते हैं कि वो बालक किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहा, तो इसका मतलब वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये एक संकुचित भाव है या संकीर्ण भाव है। अगर व्यापक दृष्टिकोण से बात करें तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिवेश में, किसी भी स्थान पर यदि हमें हमारे व्यवहार के अंदर कुछ नया अनुभव प्राप्त हो जाता है और वो अनुभव हमारे व्यवहार में कुछ चेंजेस ले आता है, कुछ परिवर्तन ले आता है, तो वो अपने आप में क्या होती है? शिक्षा होती है। तो यहां आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पुराने समय में व्यवहार में परिमार्जन लाना शिक्षा का काम था। आज जो है विद्यालय महाविद्यालय में कोई बालक पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई को लेकर के जो कहा जाता है वो शिक्षा उसको माना जाता है, उसको कहा जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है, तो ध्यान रखना है शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया है। शिक्षा क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि वर्तमान समय में जिस शिक्षा को लेकर के हम बात करते हैं, इस शिक्षा के लिए अंग्रेजी के आधार पर क्या अभिप्राय हो सकता है, या अंग्रेजी वर्जन के आधार पर हम देखें तो शिक्षा शब्द का क्या अभिप्राय होगा, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, अंग्रेजी भाषा में दोस्तों इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होता है? एजुकेशन होता है। और ये दो अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर बना हुआ शब्द है। दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। यहाँ पर एक विचारधारा के अनुसार जो है ये बना है एडुकेटम से, और दूसरी विचारधारा के अनुसार ये बना है एडुकेयर या एडुसियर से। ये दोनों ही जो शब्द हैं, चाहे ये किसी से भी बनाओ, इससे बनाओ या इनसे बनाओ, ये जो शब्द हैं ये सभी मूल रूप से लैटिन भाषा के हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पूछा जाए कि एजुकेशन शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। ये पूछा भी जा चुका पहले परीक्षा में कि एजुकेशन शब्द किसका है, किस भाषा का मूल रूप से। तो मूल रूप से कौन सी भाषा का है? ये मूल रूप से लैटिन भाषा का है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रहे कि एजुकेशन जो शब्द है ये दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं, कुछ के अनुसार इससे बना, कुछ के अनुसार इससे बना है। अब यहाँ पर ये जो शब्द है, इन शब्दों का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, विकसित करना,
अंदर से बाहर निकालना, ये सब इसके अभिप्राय होते हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो इसके लिए माना जाता है, ये दो इसमें और शब्द हैं, एक है ए और एक है ड्यूको। इससे मिलकर के ये जो है शब्द बना है। और इन दोनों शब्दों के अर्थ की यदि हम बात करें तो इनका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। अब देखो, अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना इसका अभिप्राय भी है आगे बढ़ाना, विकसित करना। दरअसल ये जो अभिप्राय इसका है वो किस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से दोस्तों कि जितने भी विद्वान हैं जो शिक्षा की अवधारणा देते हैं, शिक्षा के बारे में स्पष्ट करते हैं, उनका ये मानना है कि शिक्षा क्या है, एक प्रकार का ऐसा साधन है, ऐसा संसाधन है जिसमें एक बालक जन्मजात रूप से जो शक्तियां लेकर पैदा होता है, एक बालक में जन्मजात शक्तियां होती है, उन जन्मजात शक्तियों को उजागर करने का काम करती है शिक्षा, उनको बाहर निकालने का काम करती है शिक्षा। जैसे मान लीजिए एक पिता के दो संतानें हैं, एक संतान को पढ़ने के लिए वो रखता है, दूसरी को जो है गाय भैंस चराने के लिए रखता है। तो दोनों एक ही घर में पलते हैं, बड़े होते हैं, एक माँ बाप की संतान है। लेकिन अक्सर ये होगा कि जो बालक पढ़ाई के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, वो बालक क्या करेगा, ज़्यादा सीख पाएगा, समाज को ज़्यादा समझ पाएगा, परिस्थितियों को ज़्यादा समझ पाएगा और एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनेगा। साथ ही साथ समाज में वर्तमान में जो भी चल रहा है, चाहे वो वैज्ञानिकता का दौर चल रहा है या अन्य प्रकार के कोई भी आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में जल्दी सीख पाएगा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। और जिसे शिक्षा नहीं मिली है उसमें ये सारी कमियां देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहार के अंदर अपेक्षाकृत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, अपेक्षाकृत वो ज़्यादा सीख पाया, लेकिन वो सब उसके अंदर था। जन्मजात रूप से वो पावर्स लेके पैदा हुआ था, वो शक्तियां लेकर पैदा हुआ था। वो शक्तियां क्या हो गई, उसकी बाहर निकल गई, यानी वो शक्तियां उसकी जो है बाहर आ गई जो बालक में जन्मजात रूप से थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि एजुकेशन शब्द जो है वो किसी भी शब्द से बना हो, लेकिन अंतिम रूप से उसका अर्थ यही है कि इसका मतलब है शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को क्या करती है, बाह्य शक्तियों का रूप देती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें जब ये पता लग जाता है कि शिक्षा जो है वो शब्द कहाँ और कब आया, इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और किस तरह से संकुचित अर्थों में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने को शिक्षा कहते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कुछ भी सीखता है और उसके व्यवहार में बदलाव आता है तो वो क्या होती है, शिक्षा होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से शिक्षा शब्द को लेकर के अपने विचार दिए हैं। तो शिक्षा की अवधारणाएं, शिक्षा की अवधारणाएं शिक्षा की अवधारणाओं में देखो, हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो जो थे, इन्होंने शिक्षा को किस तरह से परिभाषित किया था। प्लेटो जो थे ये पहले विद्वान हम मान सकते हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर विचार दिया था। आपको ध्यान होगा दोस्तों, दुनिया में पहली बार शिक्षा पर बल देने वाले विद्वान प्लेटो थे। शिक्षा का वर्गीकरण जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ऐसे हम आज देखते हैं ना, ये पहली बार वर्गीकरण प्लेटो ने दिया था। और साथ ही साथ प्लेटो ही पहले विद्वान थे जिन्होंने महिला शिक्षा को लेकर के विचार दिया था कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्लेटो जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रारंभिक दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को एक परिभाषा भी दी। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा बालक के शारीरिक,
मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। यानी कि एक बालक जो है उसमें शारीरिक रूप से, उसमें मानसिक रूप से जो भी परिवर्तन होते हैं, एक बालक में शारीरिक रूप से कोई भी परिवर्तन होते हैं, मानसिक रूप से कोई भी परिवर्तन होते हैं और बौद्धिक रूप से कोई भी परिवर्तन होते हैं, यानी बुद्धि के दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन होते हैं, इसी प्रकार से शारीरिक रूप से कोई परिवर्तन होते हैं, तो वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन, मानसिक रूप से होने वाले जो परिवर्तन है वो शिक्षा की वजह से व्यक्ति में ज्यादा आते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तनों का मतलब ये हुआ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानता है, शरीर किस तरह से उसको स्वस्थ रखना है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के वो ज्यादा समझता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो कई बार शरीर की स्वच्छता पर या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसी तरह से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेगी और जैसे जैसे आदमी की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मानसिकता भी बदलती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी पॉजिटिव मानसिकता होती है, कुछ की नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उस व्यक्ति की मानसिकता हमेशा पॉजिटिव होती है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि शिक्षा बालक में ये सभी तरह के परिवर्तन लाती है। इसके बाद में अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे, हम पिछली क्लास में ये बात कर चुके हैं। तो प्लेटो जो थे उनके बाद में अरस्तु ने किस तरह से शिक्षा को परिभाषित किया था। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। यानी जो एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है मित्रों, वह शिक्षा जो है उस व्यक्ति में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क को डेवलप करती है, पैदा करती है। पहली जरूरत है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और दूसरी जरूरत है कि हम शारीरिक स्वस्थ रहने के बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो शारीरिक स्वस्थ होने पर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का काम किसका है? शिक्षा का है। शिक्षा है जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है और शरीर से स्वस्थ होने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं की मानसिकता जो है सही हो सकती है, ऐसा मानना है किसका? अरस्तु का। इसके बाद में नेक्स्ट जो विचार है वो है जॉन लॉक का। देखो जॉन लॉक का काफी पुराना विचार है और जॉन लॉक ने जो है 17वीं सदी में अपना विचार दिया था। किस तरह से जॉन लॉक ने शिक्षा को परिभाषित किया? जॉन लॉक ने कहा था कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए क्या होती है? शिक्षा होती है। देखो एक किसान जब खेत में फसल बोता है तो फसल बोने के बाद में वो फसल कैसी होगी, कितना अच्छा उसमें पैदावार का माहौल बनेगा या पैदावार होगी, ये डिपेंड करता है उसके कृषि कार्यों पर। यानी खेत में जो वो जुताई करता है, निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, ये होते हैं कृषि कार्य। जितने अच्छे कृषि कार्य करेगा फसल उसकी उतनी ही ज्यादा अच्छी पैदा होगी। ठीक उसी प्रकार से एक बालक को जितनी अच्छी शिक्षा दिलवाई जाएगी बालक उतना ही जो है अच्छा बनेगा और ठीक से अपने जीवन में विकास कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जॉन लॉक ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है।
यानी कृषि जिस प्रकार से अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार है कृषि कार्य, उसी प्रकार से शिक्षा बालक के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगली जो परिभाषा है वो है पेस्टोलॉजी की। देखो पेस्टोलॉजी जो थे ये 18वीं सदी में हुए थे और पेस्टोलॉजी ने भी शिक्षा को बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया है। इन्होंने पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। जैसे जैसे एक बालक शिक्षा को प्राप्त करता है वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से उसकी आंतरिक जो अभियोग्यताएं होती है, जन्मजात जो क्षमताएं होती है, वो स्वाभाविक रूप से जो है प्रगति की दिशा में आगे बढ़ती है। जैसा हम चाहते हैं, समरस जैसा हम चाहते हैं वैसा बालक बनता है और प्रतिदिन उसके अंदर एक भी बात अगर वो नहीं सीखता तो उसकी प्रगति का सूचक है या प्रगतिशीलता का सूचक है। तो शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो परिभाषा फ्रोबेल की। फ्रोबेल ने किस तरह से परिभाषित किया है दोस्तों? फ्रोबेल ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा जो है वो बालक की आंतरिक शक्तियों को क्या देती है? बाह्य शक्तियों का रूप देती है। जन्मजात रूप से बालक जो शक्तियां लेकर पैदा होता है उनको बाह्य शक्तियों के रूप में शिक्षा प्रदान करती है, या यूं कहें कि उनको बाह्य शक्तियां कौन बनाती है? शिक्षा बनाती है। आप सब लोग जो पढ़े लिखे हैं उनमें जन्मजात रूप से शिक्षा नहीं थी, लेकिन आप पढ़कर के जिस दिशा की शिक्षा प्राप्त करते हैं वही बन जाते हैं। किसी ने शिक्षक बनने की शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षक बन जाता है, किसी ने डॉक्टर बनने की शिक्षा प्राप्त की तो डॉक्टर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्मजात रूप से कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुआ, लेकिन जैसी शिक्षा मिली उसी प्रकार की वो शक्तियां उसमें बाह्य रूप ले लेती है, उजागर हो जाती है। तो शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप प्रदान करती है। एक और परिभाषा हम लास्ट में यहाँ देखते हैं और वो है गांधी जी की। देखो गांधी जी ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। गांधी जी ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।
देखिए, इनकी जो परिभाषा गांधी जी की ये 1935 में आई थी, आपको विदित होगा। गांधी जी ने 1935 में जब बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी, तब हरिजन पत्रिका में इनका बुनियादी शिक्षा का एक लेख छपा था। उसी लेख में पहली बार इन्होंने इस तरह का विचार दिया था बुनियादी शिक्षा को लेकर के, और कहा था कि शिक्षा से मेरा जो मतलब है, मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि कोई भी मनुष्य जब शिक्षा प्राप्त करता है तो इसका मतलब ये है कि उस शिक्षा से उसके शरीर में, उसकी आत्मा में, उसके मस्तिष्क में यानी सर्वांगीण और सर्वोत्तम प्रकार का विकास हो। यानी किसी भी बालक या व्यक्ति का यदि हम सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास का विचार करते हैं, सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने आप के अंदर शिक्षा के द्वारा ही संभव है, या शिक्षा उसको जब देंगे तो ही ये सारे परिवर्तन सकारात्मक रूप से उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का विचार दिया गया था, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। दोस्तों, ये विभिन्न अवधारणाएं जो हमने देखी, इन अवधारणाओं से ये बात स्पष्ट होती है कि कुल मिलाकर के शिक्षा जो है एक मनुष्य में, एक व्यक्ति में, एक बालक में एक बहुत बड़ा वो आधार है जो उसके जीवन के अंदर आने वाले कल को, आने वाले समय को बेहतर बनाने में योगदान देती है। लेकिन इसके लिए एक परिवेश की जरूरत होती है, एक माहौल की जरूरत होती है। कुल मिलाकर ये सभी जो परिभाषाएं हमने देखी, इनके आधार पर एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसमें जन्मजात बीज रूप शक्तियां होती है। जन्मजात शक्तियां होती है, किस रूप में होती है? बीज रूप शक्तियां। बीज रूप शक्तियां। अब बीज रूप शक्तियां क्या है, इसको इस तरह से हम समझें। बीज रूप शक्तियों का मतलब है दोस्तों, जैसे हमारे घरों के अंदर जो अनाज रखा होता है, वो अनाज अपने आप में किसी फसल का बीज होता है, लेकिन जब तक वो हमारे घरों में रखा होता है तब तक उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। उसी बीज को जब हम खेत की मिट्टी में डाल देते हैं और मिट्टी में डालने के साथ ही उसको उचित जलवायु और प्रकाश वहां पर मिल जाता है, तो जो ही उसको जल, वायु और प्रकाश संपर्कित होता है उस मिट्टी के साथ में, तो उसमें अंकुरण पैदा हो जाता है, और वो जो अंकुरण पैदा होता है उससे वो एक पौधा बन जाता है, और पौधा बन करके वो अपने जैसे सैकड़ों दूसरे बीज पैदा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो बीज हमारे घरों में था तब तक उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण वो अंकुरित नहीं होता या नहीं हुआ। जो ही उसको हमने उचित वातावरण दिया तो अंकुरित होकर के वो पौधा बन गया और बहुत सारे नए बीज देने के लिए वो तैयार हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी नए बीज पैदा हुए या पौधा बना, वो पौधा बनने की शक्ति किसमें थी? उस बीज में थी। उस बीज में वो पावर था जिस पावर की वजह से वो इस तरह से पौधा बन करके अपने जैसे सैकड़ों बीज फिर बना देता है। तो यही होती है बीज रूप शक्ति। तो जन्मजात रूप से एक बालक में भी बीज रूप शक्ति होती है, और जब उस बीज रूप शक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है तो शिक्षा के द्वारा वो क्या हो जाती है? उजागर हो जाती है, और उजागर होने से क्या होता है? वो परिवेश को समझने लगता है, परिवेश के अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित करने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बातचीत की किसको लेकर के? इसमें शिक्षा की अवधारणाओं को लेकर के। जैसा कि आपको विदित है, हम छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण मनोविज्ञान के सभी बिंदुओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, एक छोटी क्लास में मैं हमेशा आपको किसी एक ही पॉइंट या एक ही बिंदु को लेकर के चर्चा करूंगा, ताकि वो बिंदु आपका स्पष्ट हो जाए, आप एक से अधिक बिंदुओं में नहीं उलझें। तो अब तक हमने जिन बिंदुओं की बात की है वो भी एक एक बिंदु थे, ये भी एक छोटा बिंदु है। दूसरा क्या होता है? कम समय के संदर्भ में, कम समय को लेकर के किसी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो वो आसानी से हम पढ़ भी पाते हैं और हमें स्मरण भी रहता है। बहुत लंबी लंबी क्लासेज जहाँ पर होती है, हम कई चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज भी हमने एक छोटे से बिंदु को लेकर के चर्चा की। ये छोटा सा जो बिंदु था वो था शिक्षा की अवधारणा। इसी के साथ में दोस्तों अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ। धन्यवाद।